अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माय नेम इज़ जमील अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वीडियो आई, उसके लिए माज़रत, क्योंकि बहुत बिज़ी था इसीलिए वीडियो नहीं बना सका। और पिछली वीडियो हमारी सूरह अल काफ़िरून पे थी। बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, बहुत ही बेस्ट सूरा है। और अगर आप कुरान नहीं पढ़ रहे, दैट मीन्स यू आर missing something great in your life. So I request everyone, I request each and every viewer of me to please go and read Quran. तो आज की वीडियो रहेंगी ट्रेडिंग से ताल्लुक़। और पिछली वीडियो हमारी जो ट्रेडिंग थी उसमें 5720 का मुझे लॉस हुआ था। और ये वीडियो में मैंने नुकसान के बारे में रीज़न्स बताए क्यों मुझे नुकसान हुआ। तो इसमें भी बहुत लर्निंग है, प्लीज़ ये भी वीडियो आप देखिएगा। तो चलिए हम हमारी ट्रेडिंग की वीडियो को, जो मैंने इस हफ्ते कमाया था, लेट अस गो एंड चेक। दोस्तों, अगर मेरी ट्रेड बुक आप देखें तो मैंने 2 नवंबर को ट्रेड लिया था BEL में। और मैंने पिछले वीडियो में भी ट्रेडिंग के बताया कि मैं ब्रेक लेने वाला हूं एक 10 से 15 दिन का। ये 10 दिन में मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं लिया। ये मेरा पिछले महीने का अकाउंट है जिसमें 5720 के बाद मैंने एक भी ट्रेड नहीं ली। परसों मैंने ट्रेड लिया जिसमें मुझे 1768 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और रीज़न क्यों मैं नहीं लूँगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था ट्रेडिंग के, वो आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में ये ट्रेड के बारे में हम खुलासा करेंगे कि कैसा मैंने ट्रेड लिया और इसमें मैंने कैसा कमाया। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ट्रेड मैंने लिया हूँ BEL में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कब लिया ट्रेड? 2 नवंबर को मैंने ट्रेड ली। और कितने क्वांटिटी ली? 1400 क्वांटिटी ली। क्या प्राइस पे ली? 134.70 पे। क्या मेरा टारगेट था? सिर्फ 1 रुपया मेरा टारगेट था। और मैंने किस तरह अचीव किया वो हम देखते हैं, और कैसा अचीव किया। दोस्तों, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे पहले भी मैंने ट्रेड लिया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है जो डिफेंस के जो सामाना, जो डिफेंस के चीज़ें, जैसा कि हथियार है, जैसा कि मिसाइल्स वगैरह है, उसके कंपोनेंट्स ये कंपनी बनाती है। और तमाम जितने भी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस है उसको ये कंपनी अपना माल सप्लाई करती है। रीज़न लेने की फंडामेंटल वजह यह है कि हाल ही में नवंबर 1 को इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट रिलीज़ होता है, जिसमें ये कंपनी ने 33% का प्रॉफिट कमाया। ये एक हलाल कंपनी है, ये एक ज़ीरो डेट कंपनी है। इसमें कुछ भी कंपनी को खर्चा नहीं है। 33% का पैट राइज हुआ, पैट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये कंपनी पिछले क्वार्टर 3993 करोड़ का बिज़नेस की, जिसमें इसको 812 करोड़ का प्रॉफिट हुआ माशाल्लाह से। ये एक रीज़न हुआ, फंडामेंटल रीज़न। दूसरा रीज़न ये है डिलीवरीज़। अब डिलीवरीज़ क्या है दोस्तों? वॉल्यूम। डिलीवरी को समझने के लिए सबसे पहले हमको वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। वॉल्यूम यानी कि दिन भर में ये स्टॉक में कितना लेन देन हुआ, बायर्स कितना ख़रीदे, सेलर्स कितना ख़रीदे, वो तमाम क्वांटिटी को वॉल्यूम बोलते। और डिलीवरी यानी कि उस लेन देन में कितने लोग जो है, कितने उसमें से कितने % लोग जो है माल को घर को लेके गए। और जब भी माल घर को लेकर जाया जाता है उसमें कन्विक्शन ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ को हम डिलीवर्ड क्वांटिटी बोलते हैं। डिलीवर्ड यानी कि घर कितने लोग माल को लेके गए, ट्रेड कितने किए, और ट्रेड इतने किए जिसमें से इतने लोग माल घर को लेके गए, और ये पूरा मिला के आपका वॉल्यूम होता है।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया फिर रिवाइंड करिए ये वीडियो और देख मेरे बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर आप देखेंगे पिछले 31 अक्टूबर से आई थिंक 30 अक्टूबर या 29 अक्टूबर को ये ख़बर आई थी मार्केट में, और 30 अक्टूबर से कितना 31 अक्टूबर से कितना डिलीवर हुआ। उमूमन बताया जाता है कि 51% के अबव अगर डिलीवर्ड होता है माल तो उसमें कन्विक्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए 60%, 61%, फिर 49%, फिर 65% कल हुआ। तो इससे ये पता चल रहा कि स्टॉक में जो है तेज़ी आ सकती, यानी कि स्टॉक बढ़ सकता आगे। और अगर हम निफ्टी 50 का चार्ट देखें, शिट यार, यहाँ पर मैं निफ्टी 50 का चार्ट खोल रहा हूँ तो पता नहीं इंटरनेट बहुत स्लो है मेरा। फेच हो रहा डेटा यहाँ पर। मैं निफ्टी 50 का अगर मैं एक दिन का चार्ट देखा तो देखिए आप, गिरावट आने के बाद ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी बोल नहीं सकते क्योंकि अभी हालात उतने सुधरे नहीं। और हमको पिछली बार ये न्यूज़ मिली कि इराक़ और ईरान यमनी ग्रुप्स और जितने भी इराक़, ईरान और यमन के जितने भी ट्रूप्स थे वो लोग वार्निंग किए यूएस को कि अगर आप इज़राइल और हमास के वार में इंटरवीन करोगे तो हम आपको वार्निंग देंगे कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ये ख़बर आई। तो अब इसका मतलब ये है कि ग्लोबली अभी भी हालात सही नहीं है, तो मार्केट अभी भी गिर सकती या ऊपर भी जा सकती। और फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस के मीटिंग्स भी हो रहे, प्रॉफिट मार्जिन्स को लेकर, इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर इसके मीटिंग्स भी हो रहे कि आजकल इंटरेस्ट मार्जिन्स को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। तो उसके बिना पर, उसके रिजल्ट्स के बिना पर, वो रिपोर्ट्स के बिना पर भी मार्केट रिएक्ट कर सकती। तो अभी डाइसी सिचुएशन है। सो वी कैनॉट से कि फ्रॉम हियर मार्केट विल गो अप और डाउन। तो फ्रॉम हियर मार्केट कैन गो डाउन ऑल्सो और एल्स इट कैन गो अप ऑल्सो। सो वी कैनॉट से। सो बेहतर है हम ट्रेड छोटी क्वांटिटी से ले और छोटे टारगेट्स अचीव करें। यहाँ पर बड़े टारगेट्स हम देख नहीं सकते। तो मैं भी उसी मंशा से, उसी प्लान से मैंने यहाँ BEL को एग्जीक्यूट किया। BEL को 2 नवंबर को 3:25 पे मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया। अगर आप ये मेरा कर्सर देखेंगे, कर्सर को आप देखेंगे तो ये हुआ 15 मिनट का चार्ट। और 2 बज के, ये 2 नवंबर का टाइमलाइन है। और 2 नवंबर को यहाँ 3:25 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भारी मात्रा में ग्रीन बाइंग हुई। अगर ये वॉल्यूम का बार देखें, आप ग्राफ देखें, मेरा कर्सर आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर भारी मात्रा में बाइंग हुई। अगर भारी मात्रा में बाइंग होती है तो बहुत चांसेस है कि उसका प्राइस बढ़ेगा। तो दूसरे दिन यहाँ पर मैंने पोजीशन ली। दूसरे दिन मुझे तकरीबन 10:30 को मेरा टारगेट यहाँ पर अचीव होता है। अगर आप देखेंगे मैंने 134.70 यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये पोजीशन पर मैंने एंट्री ली। और अगर आप देखेंगे तो ये मेरा टारगेट था, यहाँ पर मैंने अचीव किया। ये टारगेट रखने की वजह ये थी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये वाला रेसिस्टेंस है।
तो अगर ये रेसिस्टेंस को तोड़कर नीचे भी आएगा, कितना नीचे आ गया देखिए आप, ये रेसिस्टेंस है, तो शायद अगर रेसिस्टेंस तोड़कर अगर नीचे आता है तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। फिर उसके बाद वो नीचे भी आ गया, देखिए 135.90 जो मैंने टारगेट रखा था वो टारगेट पे आके रुक गया है। अब पता नहीं कि नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ग्लोबल हालात को देखकर बोल नहीं सकते। जो न्यूज़ हमको आएगी उसके एतबार से ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करेगी, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करने की वजह से हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करेगी। तो डाइसी सिचुएशन है, दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने 1400 क्वांटिटी ली और 134.70 पे मैंने पोजीशन ली, और 130 अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे 134.70 पे मैंने पोजीशन ली और सेल किया 135.95, और मुझे मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 1768 रुपीज़, जिसमें से 200 रुपये चार्जेस एंड टैक्सेस, तो मेरा घर को मैं लेके जाऊंगा 1500 रुपये। तो 1500 रुपये मैंने एक ही दिन में कमाए। देख रहा था कि ये सारा हफ्ता मैं मार्केट को ट्रैक कर रहा था कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये 31 अक्टूबर को मंडे गिरी मार्केट, उसके बाद 1 नवंबर को भी गिरी, उसके बाद थोड़ा ऊपर आई, फिर अब ये बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये तोड़ता है तो ऊपर जा सकती है, अगर नहीं तोड़ा तो नीचे भी आ सकती, बोल नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने छोटा टारगेट 1 रुपये का टारगेट लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव किया। तो ये वजह थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बेहतरीन कंपनी है, इसमें बहुत कन्विक्शन है मेरा, ये हलाल कंपनी है और डिफेंस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये अपना माल सप्लाई करती है, और ये ज़ीरो डेट फ्री कंपनी है, और ये गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है। इसका अगर आप फंडामेंटल्स या शेयर होल्डिंग देखें तो शेयर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का स्टेक इसका 51.14% है। पब्लिक की शेयर होल्डिंग इसकी देखेंगे आप तो इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है, इस कंपनी के शेयर होल्डिंग में इन्वॉल्व है, और 67,000 के शेयर्स इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड वाले लिए हैं। पब्लिक वाले इतने हैं और हमारी गवर्नमेंट 51.14% हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। तो जब भी उमूमन देखा जाता है कि पब्लिक फंडेड कंपनीज और जिसमें गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है वो डूबती नहीं। तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है और इसके फाइनेंशियल्स पिछले साल से इसके फाइनेंशियल्स ग्रो होते चले जा रहे। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म भी सोचना चाह रहे, अब क्या चल रहा 136 रुपीज़ इसका प्राइस चल रहा, 170, 180, 200 भी इसका प्राइस आगे के दिनों में हमको देखने को मिलेगा। शर्त यह है कि ग्लोबल मार्केट सही रहो और हमारी इंडियन मार्केट तो माशाल्लाह इंडियन इकनॉमी बहुत स्ट्रांग है। अगर वर्ल्ड में अगर कुछ होता भी है तो हमारी इंडियन मार्केट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंसी है पूरी हमारे एग्रीकल्चर पे है और हमारे ख़ुद के मैन्युफैक्चरिंग पे। हम दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड कुछ भी नहीं है। थोड़ा मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे हम लोग डिपेंडेंट है, वो भी क्रूड ऑयल पे, और क्रूड ऑयल इन्फ्लेट होता है, बढ़ता है, घटता है, तो ज़रूर ज़रूर हमारे मार्केट पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्रूड ऑयल की वजह से होता है। ट्रांसपोर्ट पूरा एक्सपोर्ट करना दूसरे स्टेट्स टू स्टेट्स या कंट्रीज़ टू कंट्रीज़, हमारा माल चाइना को जाता है या यूरोपियन कंट्रीज़ को जाता है या एशियन मार्केट्स को जाता है, उसके लिए शिप में हमको ट्रांसपोर्ट के ज़रिए फ्यूल्स होने के लिए हम लोग पूरा टोटली अभी भी डिपेंडेंट है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ पे। तो ये एक वजह है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। हम ऐसी इकोनॉमी में जी रहे जो
इंशाल्लाह ताला, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं इसके ऊपर बहुत रिसर्च करा हूँ, अपनी 2-3 साल की मुकम्मल रिसर्च करा हूँ, तब जाकर मैं ये बोल रहा हूँ आपको। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो आप भी कमाइए। ये मेरी वीडियो का मकसद ये है कि आप लोग सीखें और समझें, और किस तरह मैंने 1500 रुपये एक ही दिन में कमा लिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी ये लोग कमा सकते, हलाल पैसे हैं, इसमें कुछ भी आपको हराम का अंदेशा नहीं है, ये पूरा पूरा हलाल पैसा है। और अगर आप देखेंगे हलाल स्टॉक्स कैसा आइडेंटिफाई करना, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई, हाउ टू डू शरिया स्क्रीनिंग ऑफ ए स्टॉक। ये 50 मिनट की वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए। और बारी बारी से मैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी अपनी चैनल पर डालता रहूँगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को कनेक्टेड रहिए, आप सीखेंगे। और आपका जो पड़े हुआ पैसा है, आपके अकाउंट में जो भी पड़े हुआ पैसा है, उसका इस्तेमाल करिए, उसको भी कमाने लगाइए, ख़ुद भी कमाइए, मेरे लिए भी दुआ करिए। इंशाल्लाह ताला मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन योर ब्रदर जमील अहमद खान साइनिंग ऑफ।